जी हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमर चीमा स्नोबडी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के अंदर जो एक सिचुएशन डेवलप हुई, एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन थी। उसके ऊपर बात करेंगे स्नोबडी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। दुनिया ईरान को कैसे देखती है, खित्ते में जो है वो ईरान के बारे में क्या सोच है। हाल ही में जो हमने देखा कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट में हमने जंग देखी, 12 दिन की वॉर भी देखी जिसमें इज़राइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। उसके बाद इन प्रोटेस्ट्स की क्या मीनिंग है, और इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ हम जो गज़ा पीस प्लान है इसके ऊपर भी थोड़ी कन्वर्सेशन करेंगे कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड। इस सारे टॉपिक पे कन्वर्सेशन करने के लिए मेरे साथ दो बड़े एमिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब, आप पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंड चेयरमैन स्नोबर इंस्टीट्यूट हैं। अब्बास साहब, आपके बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं सईद मोहम्मद खान साहब, आप फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स हैं और फॉर्मर एम्बेसडर टू सीरिया हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का कमर सर। थैंक यू वेरी मच सर। अब्बास साहब, अगर मैं स्टार्ट करूं आपसे, अगर आप ओपनिंग रिमार्क्स दें कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज रीसेंट क्राइसिस इन ईरान। हमने देखा कि 2009 में एक ग्रीन मूवमेंट चली थी विद इन ईरान, फिर 2022 में एक खातून के हवाले से एक इशू बना, तो एक दोबारा वुमेन लाइफ फ्रीडम एक अपराइजिंग हुई थी इस नाम से। और अभी भी कहा जा रहा है कि बिकॉज जो ईरानी करेंसी है वो बड़ी डाउन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, ईरान का वो जो सारे का सारा जो डेटरेंस का अपरेटस था वो सारे का सारा कोलैप्स कर गया। एंड नाउ द अमेरिकन एंड द इजरायलीज जम्प्ड इन ईरान। जून में 12 दिन की जंग हुई और जनवरी में एक ये बड़ी सोशो इकोनॉमिक अपराइजिंग जो है वो हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। बड़ी ये मौजू बात है इस वक्त कि हम इसके ऊपर बातचीत करें। ईरान में जो अभी प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुआ, और आपने सही कहा कि आपने 2009 की बात की। मैं आपको बताऊं कि 1999 से ये चल रहा है सिलसिला। हर कुछ अरसे बाद ये आ जाती हैं एहतजाज, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि पिछले 40-50 साल से ईरान पे जो अमेरिका की सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनकी वजह से उनकी इक़्तिसाद पे बहुत दबाव है, और इसलिए आप ये एहतजाज देखते हैं। कुछ समाजी घुटन का भी है मसला, उसके ऊपर भी बात होती है, पर ज़्यादा ये इक़्तिसादी मामलात हैं। इस दफ़ा ज़्यादा संजीदा इसलिए हो गया कि जो ताजर थे बाज़ार बुज़ुर्ग के, वो भी अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए, क्योंकि जिस तरह से उनकी करेंसी गिरी है उसमें वाकई कोई बिज़नेस तो नहीं हो सकता। मैं आपको अपना बताऊं कि मैं जब वहाँ पे रहा, मैं कोई 5.5 साल ईरान में रहा, तो उस ज़माने में कोई 200 तुमान का $1 मिलता था, या $1 के 200 तुमान, 200-220, और अब वो 1 लाख से भी ऊपर चला गया है, यानी तुमान से भी ऊपर चला गया। तुमान वो इसलिए क्योंकि 10 रियाल को वो 1 तुमान कहते हैं। करेंसी तो रियाल है लेकिन तुमान में ही बात होती है वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा जब करेंसी डिप्रिशिएट कर जाए तो उसमें फिर आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं? तो ये इसलिए उनका एहतजाज तो बिल्कुल सही था। लेकिन ईरान में इस किस्म के पहले जितनी बार भी एहतजाज हुए हैं उनके ऊपर बड़े आसानी से काबू पा लिया गया, क्योंकि एक निज़ाम हुकूमत वहाँ पे बड़ा मजबूत है। अब ये ऐसा है कि ये जो इस दफ़ा शायद इसलिए बढ़ गया कि कुछ खारजी अनासिर, कहा यह जाता है कि इसराइल के इंटेलिजेंस के लोग बीच में इन्फिल्ट्रेट कर गए, और उन्होंने इतनी यानी ज़्यादा वहाँ पे फायरिंग की, मस्जिदों को जलाया, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की। वो जो उनके ख़ास वो हैं, बसीज भी हैं और पासदारान भी है, उन सब पे भी की, और साथ ही मुजाहरीन पे भी की, यानी गोया उनको ये इश्तियाल दिलाते रहे।
और उसकी वजह से ये मामला दुनिया में एकदम से ऐसे उभरा जैसे हालात बेकाबू हो गए हैं। और अमेरिका ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका है कि अब हम इन पे इसको वजह बनाकर एक रिजीम चेंज का, यानी जो ईरान की हुकूमत है उसको तब्दील करने का प्रोग्राम किया जाए। और ये तकरीबन वही है जिस तरह 2011 से कई अरब मुल्कों में रिजीम चेंज का एजेंडा चलाया गया और हर जगह आपको पता है कि उसकी वजह से बहुत तबाही फैली है, लेकिन इस दफ़ा वो उसमें भी कामयाब ना हुए। फिर ख्याल ये था इनका कि जी हम शायद इस मौके से फ़ायदा उठा के ईरान की जो मिसाइल की जो स्टोरेज है उनको तबाह कर दें, क्योंकि 12 रोज़ा जंग जून में जो हुई थी ईरान और इजराइल की, उसमें ईरान ने अपने मिसाइल की कुव्वत से तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया था। तो वो भी लगता था कि वो भी करना चाह रहे थे, लेकिन जल्द ही इनको पता चला कि ईरान ने तो काबू पा लिया हुकूमत ने सब कुछ, और ये इनका सारा भांडा जो है वो फूट गया है। तो चुनाचे अब हालात बड़ी तेज़ी से मामूल की तरफ आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मामूल की तरफ हालात ज़्यादा देर नहीं रह सकते जब तक कि इक्तिसादी मामलात सीधे ना किए जाए। अब इक्तिसादी मामलात को सीधा करने के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि दाखिली तौर पर कोई ऐसी रिफॉर्म्स की जाएं ईरान की तरफ से कि ये मामला सीधा हो, और ख़ारजी तौर पर जो बहुत बात होती रही है कि अमरीकी डॉलर में तजारत करने की बजाय हम ये तजारत कर लें, यानी चाइना की युआन में कर लें या किसी और करेंसी में कर लें। ब्रिक्स में जहाँ ईरान भी शामिल है वो ये बात उठाते रहे हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं इस मामले में। तो अगर ये इस तरह का कोई सिलसिला उनके लिए बनता है तो मेरे ख्याल में उससे भी उनको कुछ थोड़ी सी राहत मिल सकती है उससे। तो ये इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो ईरान के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ही महदूद वक्त है, जिसमें उनको ये इंटरनल रिफॉर्म्स भी करनी है और बाहर जो रास्ते तलाश करने हैं कि किस करेंसी में, यानी और कुछ थोड़ी उम्मीद उनकी इस तरह बन सकती है क्योंकि और भी बहुत सारे ममालिक ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम हर वक्त अमेरिका के डॉलर में करते हैं करेंसी, जो सारे तजारत और मामलात, तो उसकी वजह से बाकी भी तंग हो रहे हैं। मुझे पता है ब्राज़ील है, चीन है, ये सारे चाहते हैं कि भाई ईरान के साथ भी मामलात हम अपने चलाएं। तो लगता ये है कि ये जल्द ही ये मामला अमेरिका के भी हाथ से निकल जाएगा और दूसरी करेंसीज जो हैं उनमें तजारत शुरू हो जाएगी, तो फिर ईरान के हालात दोबारा बदल सकते हैं। फिलहाल वो ख़तरा टल गया है कि ईरान के अंदर इतनी बड़ी शोरश हो जाए कि पूरा खित्ता जो है वो परेशान हो जाए उसकी वजह से। अब एक और पहलू करूँगा फिर मैं रुक जाऊँगा, वो ये है कि अमेरिका तो बड़ी सख्ती से ये कह रहा था कि हम करेंगे ही करेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये हमला नहीं किया? तो उसका कुछ तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि ईरान ने जल्दी काबू पा लिया, और दूसरा अरब मुल्कों की तरफ से भी ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अमेरिका को ये पैगाम दिया कि आप अगर ऐसा काम करते हैं और ईरान अगर जवाबन हमला करता है आपके अड्डों पर हमारे मुल्क के अंदर, तो ये हमारे लिए बड़ी तशवीश का बायस होगा, और ये भी हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ में जो तेल की तरसील है वो भी उससे मुतासर हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकता है हमारे सारे खित्ते की, हमारी सारी इक़्तिसाद की। तो लगता ये है कि उसकी वजह से अमेरिका जो है वो थोड़ा-सा रुक गया और उनके सारे प्लान जो अभी फ़िलहाल मुलतवी हो गए हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये कोई इतना ईरान के पास बहुत लंबा-चौड़ा वक़्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अज़ाइम भी वही हैं, इसराइल के अज़ाइम भी वही हैं, इक़्तिसाद की सूरत हाल भी उसी तरह ख़राब है। इसलिए इनको जल्द अज़ जल्द कोई इस किस्म के मामलात करने पड़ेंगे ताकि ये दोबारा इस किस्म की सूरत हाल से दो चार ना हो। जी।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। आई थिंक वैसा आपने सही बात की कि और करेंसीज की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर आप देखें कि ट्रम्प ने जिस तरह ही गॉट टफ ऑन ब्रिक्स कि भाई तुम और करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, और वन ऑफ द रीजंस कि ट्रम्प वेनेजुएला के ऊपर जो उसने जो मदुरो को उन्होंने उठाया वहां से, वो ये था कि शायद वो चाइनीज में बिजनेस कर रहे थे, येन में बिजनेस कर रहे थे, और उनको समझ थी कि ये हमारे बैकयार्ड में वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बैठ के तेल भी हमारे दुश्मनों को बेच रहे हैं, करेंसी भी हमारे दुश्मनों की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे अलाउ करें। और ब्रिक्स को तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक तरफ अगले दिन मैं देख रहा था फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा कि जनाब ब्रिक्स जो है इट इज नॉट अ थ्रेट टू G7, और दूसरी तरफ अमेरिकन कह रहे हैं कि नहीं ब्रिक्स इज अ थ्रेट टू G7, ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे सर, मेरा ख्याल है एक और चीज भी है कि अब ईरान के अंदर एक पहले चीज ये थी कि शायद अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पे निगोशिएशंस होंगी तो इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा। अब लोगों को वो भी पता चल गया कि न्यूक्लियर साइट्स पे तो हमले हो गए हैं, और गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है टू टॉक ऑन न्यूक्लियर विद द वेस्टर्न वर्ल्ड वो है ही कोई नहीं है। और ना ही इजराइल पसंद करेगा, ना ही ये EU कर सकता है, ना ही अमेरिका कर सकता है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है दैट दी अदर देन द रिफॉर्म्स और बाकी चीजों के कि the Iranian authorities are unable to offer anything to the people, और टेंशंस और चैलेंजेस वो बढ़ रहे हैं। वेल मूविंग ऑन सर, एयर मार्शल सईद खान साहब को भी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हैं। सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज प्रोटेस्ट, और खास तौर पे ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि द हेल्प इज ऑन द वे, द हेल्प इज ऑन इट्स वे, और ये पता चला कि जो अमेरिका के जो कुछ पहले तो डिस्ट्रॉयर्स वगैरह उस खित्ते में थे, कुछ और भी वहाँ पे जो है स्ट्राइक ग्रुप्स वहाँ पे गए और वो हमला करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और जो अमेरिका ने हमला नहीं किया इसकी क्या वजह आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल सर एजाज ने बहुत मुदल्लल तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है, लेकिन मैं आप दोनों की इजाज़त से ज़रा कैनवस को बड़ा करना चाहूँगा। Iranian and Iran have a 4,000-year-old history, और किसी भी कौम की साइकी जो है वो अपनी हिस्ट्री से बनती है। से इसलिए हमें ईरानियों को सिर्फ 1979 के रेवोल्यूशन के बाद नहीं देखना चाहिए, हमें उससे पहले भी देखना चाहिए। सो मैं आपको ना चंद चीज़ों की तरफ निशानदेही करूंगा जो पिछले 110 साल में हुई हैं ईरानियन लोगों के साथ। देखिए 1914 में पहली मर्तबा अंग्रेज इस इलाके में आया और उसने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की बुनियाद रखी, जिसके तहत जो ऑयल रेवेन्यूज थे उसका 72% जो है वो चला जाता था इंग्लैंड को, और बाकी जिसको आप कहेंगे टिडबिट्स जो थे वो मिल जाते थे, क्या कहते हैं, ईरानियन गवर्नमेंट को। जो कि ये सिचुएशन तब्दील हुई 1951 में, जब मुस्तदक साहब आए और उन्होंने कहा कि हम जो हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने नेशनलाइज कर लिया ऑयल एक्सपोर्ट को, और उन्होंने पहली मर्तबा नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी की बुनियाद रखी। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि बाय 1953 अंग्रेजों ने अमेरिकन के साथ मिलके मुसद्दक साहब की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया और वो शाह को लेकर आए। देखिए इरानियंस ने फॉर 25 years आफ्टर दैट टिल 1979 उन्होंने बादशाहत देखी। बादशाह जो है ना वो ईरानियन कल्चर में रहे हैं, और एक बहुत बड़ा बादशाह जो था वो किंग डैरियस था जिसने अलेक्जेंडर से मुकाबला किया था, और ईरानियंस जो हैं वो डैरियस को एक बहुत ईरान की निशाते सानिया का एक सिंबल समझते थे, और रजा शाह पहलवी ने उसी को अपना आइडियल बनाया और उसने ईरान को बादशाहत के तहत रूल करने की कोशिश की। लेकिन जो ईरान की अवाम थी उन 25 सालों में भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनको वही टिडबिट्स मिलते रहे, और पैसा या तो रॉयल फैमिली के पास चला गया या वो इंग्लैंड से हटके वो अमेरिकन बैंक्स में चला गया। और फिर आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने फ्रांस से इस रेवोल्यूशन को लीड किया, और अब ऑलमोस्ट 45-46 years हो गए हैं उस रेवोल्यूशन को। देखिए मेरे नजदीक जो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी वो दो थी।
एक तो ये कि उनके पास कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप ऐसी नहीं थी जिसको ईरानियन अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी हो। वो लेकर आए सामने रजा शाह पहलवी के बेटे को, और रजा शाह पहलवी इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ईरानियन हीरो। सर एजाज बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा जितना ईरानियों के साथ हुआ है और जितना मैं ये आजकल की जो जेनजी है ईरान में, वो रजा शाह पहलवी को एज अ ईरानियन हीरो नहीं समझते, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो वो रिप्लेसमेंट लेकर आना चाहते थे आफ्टर द रेवोल्यूशन, वो गलत थी। अगर क्या कहते हैं कि कोई लोगों के अंदर से कोई एक लीडरशिप उभर रही होती जिसके साथ वहां की जो नई जनरेशन है अपने आप को मुंसलिक करती, तो ये यानी ये जो रेवोल्यूशन है ये सक्सेसफुल हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आजकल जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो जिस तरह आप कहते हैं बढ़ मारती है, अपनी बढ़ में उन्होंने अपनी सारी मेहनत को जाया कर दिया। अगर वो ये इस अनरेस्ट को लीड करने देते, ये जो दुकानदार और ट्रेडर्स थे उनको लीड करने देते, तो शायद सिचुएशन इससे ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन जैसे ईरानियों ने देखा कि जो हमें रिप्लेसमेंट ऑफर की जा रही है वो तो वही है जिससे हम 45 इयर्स पहले निकले थे, ठीक है ना, फिर एक बादशाह आ जाएगा हमारे ऊपर आकर बैठ जाएगा, और इससे ईरानियन अवाम को तो कोई फायदा नहीं होगा। सो ईरानियंस जो हैं वो पीछे बैकआउट कर गए, और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने, जो ये ट्रेडर्स भी एंटी गवर्नमेंट नहीं थे, जो उधर इनिशियली अनरेस्ट हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था। जिस तरह सर एजाज ने भी कहा, एक्चुअली मेरी वहां चंद दोस्तों से बात हुई, तो वहां जो एक्सचेंज रेट था वो समथिंग 1 लाख रियाल नहीं था, इट वाज समथिंग लाइक 14 to 15 लाख रियाल टू अ डॉलर। तो वाकई इस एक्सचेंज रेट के ऊपर तो कोई भी दुनिया में कहीं भी ट्रेड नहीं हो सकती। लेकिन ईरानियंस ने फौरन, मेरा ख्याल दे वर वेरी वाइज, उन्होंने दे लुक थ्रू द गेम, और उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को बिल्कुल रेगुलर, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि जो एंटी गवर्नमेंट टोन थी उसके अंदर, उसको खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने भी इन द मीन टाइम बहुत सेंसिबल तरीके से इस चीज को हैंडल किया, और उन्होंने ट्रेडर्स और क्या कहते हैं ये जो बाद में लोग शामिल हुए थे उस अनरेस्ट के अंदर, जिनको मुसाड एजेंट्स कहा जाता था, और जिनके बारे में जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने भी कहा कि जी के वो एजेंट, मुसाड एजेंट्स आर इन दी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो उन लोगों को उन्होंने सेपरेट करना शुरू किया, और लकीली उनको ऐसी वीडियोस मिल गई जिसके तहत वो ईरानियन लोगों को कन्विंस कर सके कि देखिए ये जो किलिंग हो रही है, ये जो डेथ्स हो रही है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से नहीं हो रही, ये उन लोगों की वजह से हो रही है जिसकी उन्होंने, जो कि क्या कहते हैं कि लाशें चाहते हैं इस अनरेस्ट के अंदर, एंड दे आर दी इजरायली एंड दी अमेरिकन एजेंट्स। सो ईरानियन क्लर्जी ने बहुत सेंसिबली जो गुस्सा उनकी तरफ था, उस गुस्से को उन्होंने वापस अमेरिका और इजराइल की तरफ रेफर कर दिया। और अगर आप पिछले 15-16 दिन देखें डॉक्टर कमर साहब, अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर ईरान, लेकिन वो वायलेंट नहीं है। और जिस तरह आयतुल्लाह खामनाई ने भी कहा था कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, और खासतौर पे जो ट्रेडर्स हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है ना। नेचुरली जब एक मुल्क के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आप हुकूमत से ही एहतजाज करेंगे, और किससे एहतजाज करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि द सिचुएशन, जिस तरह सर एजाज ने भी कहा, द सिचुएशन एट दिस मोमेंट इज न्यूट्रलाइज्ड, और जो ईरान और इजराइल और अमेरिकन जो चाहते थे वो नहीं हो सकता। आगे क्या होगा, मेरे ख्याल में जो आप दोनों ने एनालिसिस किया है उसी तरह है कि दी ईरानियन ये जो गवर्नमेंट है, इसको कुछ रेडिकल एक्शंस लेने पड़ेंगे। इनमें से कुछ रेडिकल एक्शंस उन्होंने ऑलरेडी ले लिए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जी के दे आर गोइंग टू गिव nearly $600 per family to everyone from the national exchequer, ठीक है ना। सो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट लोगों को मिल जाएगी।
दूसरा, उन्होंने जो दुनिया आजकल पब्लिक हैंगिंग के खिलाफ है, उन्होंने उस डिसीजन को वापस ले लिया है। प्लस सेकेंडली, जो ईरानियन गवर्नमेंट है उसने अपने जो क्या कहते हैं ये जो सिक्योरिटी अपरेटस है इसको बिल्कुल मना कर दिया है कि जी क्या आपने बिल्कुल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। सो पिछले 15-16 दिनों में देखें तो ईरान में कोई डेथ्स नहीं हुई है। और उन्होंने ये जो थी चीज, मैं एक चीज की उनकी तारीफ करूंगा, उनकी पॉलिटिकल एंगलिंग की, कि आप ये देखें कि जब जुलूस निकल रहे थे तो उन्होंने उन जुलूसों को जुलूसों के साथ काउंटर किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लोग हमारे खिलाफ हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो है वो हमारी फेवर में है। सो उन्होंने जितने बड़े जुलूस निकल रहे थे उससे बड़े जुलूसों से काउंटर किया। सो जो एक वेस्टर्न पब्लिक थी जो कि क्या ये समझ रही थी कि ईरान इज अ स्टेट विच कंट्रोल्स पीपल थ्रू फोर्स, ठीक है ना, उन्होंने ये देखा कि नहीं, अभी भी इन लोगों के पास पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, ठीक है ना। सो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेस्टर्न माइंडसेट को बनाने में, वो माइंडसेट इतना एंटी ईरान नहीं हो सका। जो एक चीज मुझे बहुत कई मर्तबा हैरान करती है कि देखिए, ईरान इज द थर्ड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर वेनेजुएला एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ दी सैंक्शंस वो ऑयल रिफाइनरीज को ईरान के अंदर नहीं लगा सके ना, एंड सच वो अपने ऑयल को क्रूड शेप में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ देयर क्रूड आर चाइना एंड इंडिया, ठीक है। सो इनको चाहिए था कि along with the surface to surface missiles, इनको अपनी यानी एयरफोर्स को भी और दूसरी फोर्सेस को भी मजबूत करना चाहिए था। आर्मी तो मजबूत हो गई थ्रू पासदारान के इनकलाब के थ्रू, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो फोर्स है जो कि क्या कहते हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है इन दी सिचुएशन के वो हैं, जब उनके नॉन एनिमीज इजराइल और अमेरिका हैं, तो उनको एयरफोर्स को डेवलप करना चाहिए था, which unfortunately they have not been able to do. उनके पास रशिया भी अवेलेबल था एज अ कंट्री जो उनको सेल कर सकता था, उनके पास चाइना भी था, ठीक है ना। ड्यू टू रीजंस बेस्ट नोन टू देम उन्होंने नहीं किया। और मेरे ख्याल में ये चीज है जो मुझे बहुत हैरान करती है। और इसी वजह से जब ये हम जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो जून जुलाई में इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसने क्या कहते हैं ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा सिंपली बिकॉज कि उनकी एयरफोर्स नहीं थी। एक पॉजिटिव लाइट जो मैं देखता हूं डॉक्टर साहब इस सारे इसमें, वो ये है कि जो अरब और अजम का जो डिफरेंस था, वो फॉर रीजंस जिनको सर एजाज ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किए उस, लेकिन वो जो सारी एनिमोसिटी और एक्रिमनी थी वो मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो ये नहीं है कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों का एनिमी एक हो गया है जो कि इजराइल है, और दोनों का सर्वाइवल इसमें है कि क्या कहते हैं कि इस इलाके के अंदर एक ऑल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बुनियाद रखी जाए और कोशिश की जाए कि अरब एंड ईरान, अरब कंट्रीज एंड ईरान डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर। जिस तरह के इराक ईरान वॉर वेस्ट ने करा के इस इलाके को वीक किया था। तो मेरे ख्याल में यहाँ के लीडर्स हैं वो भी अक्लमंद हो गए हैं, वो भी अपने डिफरेंसेस को खत्म कर रहे हैं। सो वेयर ईरान हैज अ वेरी शॉर्ट विंडो, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग कि आई होप के क्या कहते हैं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं इस इलाके के अंदर पीस को मेंटेन रखें और अमेरिका को काबू में रखें, जिस तरह के उन्होंने अभी रिसेंटली शो किया है विद द अमेरिकन बैक ट्रैकिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इसमें अंबास साहब अगर आपके पास आ रहा हूँ दोबारा, तो जैसे वीर मार्शल साहब भी बात कर रहे थे, अरब्स और अजम सियाने हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि द प्रॉब्लम वो उनके अंदर जो बेसिकली द सऊदी ईरान रिप्रोशमा जो है वो बेसिकली वन ऑफ द रीजन उसकी ये थी बिकॉज द सऊदीज थिंक दैट द रियल थ्रेट फॉर द सऊदीज इज नॉट ईरान, मे बी विद इन जीसीसी। वो अंदर समझते हैं कि हमारे लिए बड़े और तो
and I think the West is very much, the Western world, particularly Americans, they are very much interested to shift the balance of power from Riyadh to Abu Dhabi and Doha, और बहुत सारी आप देखें कि इन दो, कतर और यूएई को बहुत ज़्यादा अहमियत है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है बहुत सारी जगहों पे। सर आपने, मार्ची साहब ने भी चाइना का नाम लिया, आपने भी लिया, सर चाइना एंड रशिया कहाँ खड़े हैं? मिसाल के तौर पे चाइना का बड़ा, चाइना तेल लिए जा रहा है जी रशिया से, उधर से वेनेजुएला से, दे कुडंट कम टू रेस्क्यू, ना कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बिठाया, ना किसी से कोई बात हुई, ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई आवाज बुलंद की। ईरान से कोई 88% के पता नहीं 78% तेल चाइनीज लिए जा रहे हैं, लेकिन बोलते ही कोई नहीं है, कुछ मिलिट्री हार्डवेयर भी नहीं देते, मतलब दे कांट प्रोटेक्ट देयर फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग, ये तासुर अब बिल्ड होना शुरू हो गया है कि ईरान, भाई चाइना आपका दोस्त है, आपके लिए चाइना ने क्या किया है, रशिया के ने आपका दोस्त है, उन्होंने आपके लिए क्या किया है। तो ये जो हम अक्सर यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वो नहीं जी ब्लॉक बन गया है, अब ये रशिया चाइना तुर्की फलां जो है ना, एक नया ब्लॉक बनेगा और हम जो उसका हिस्सा, ईरान भी उसको हम डालते हैं बीच में। और ये सर, ये तो सारी हवा में बातें हैं। अ कंट्री विच इज फेसिंग अ थ्रेट, जिसके ऊपर हमला हो गया है, उसकी सॉवरेनिटी एरोड हो गई है, उसके साथ तो वो खड़े नहीं हुए। तो बाकी ये कहना, एक्सपेक्ट करना कि चाइना और रशिया आपके साथ खड़े होंगे, जरा इस पे बात करें कि वेयर डू चाइनीज एंड रशियन स्टैंड, एंड पर्टिकुलरली चाइना कहाँ खड़ा हुआ है, जबकि जहां से वो फाइनेंशियल ऑयल बेनिफिट ले रहा है, उनको तो मार पड़ रही है और वो उनके लिए आवाज भी नहीं बुलंद करता। बहुत अच्छा सवाल है चीमा साहब। इससे पहले मैं सिर्फ दो एक वजाहतें कर दूं। जो नंबर ऑफ डेथ्स है ना, वो उनके रहबर के मुताबिक हज़ारों में है, सैकड़ों में नहीं है। लेकिन इल्ज़ाम उनका ये है कि ये शरपसंदों ने की, जो इसराइल के मोसाद के जो एजेंट्स थे उनमें। दूसरा ये है कि जो रियाल उनकी करेंसी है, उसमें एक्सचेंज रेट जो इस वक्त चल रहा है वो 1 मिलियन से ऊपर है टू $1, जिसको तुमान जो है जब करते हैं तो एक सिफर हटा के तो उसको 1 लाख बन जाता है। आई थॉट ये आई शुड मेंशन दिस। ये आपने बड़ा ही सही नुक्ता उठाया, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर बहुत पढ़ रहा हूँ कि चीन क्यों नहीं उस तरीके से अपना असर व रसूख फैला रहा या उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, जिस तरीके से लोगों की अब तवक्को है कि भाई ये अब ये दूसरी बड़ी सुपर पावर बन गया है। और वेनेजुएला तो चले चीन से बहुत दूर था, और ईरान तो बहुत नज़दीक है, और ईरान तो बहुत अपना तेल भी बेचता है उनको। मेरा अपना इसमें ये ख्याल है कि दो वजूहात हैं, एक तो चीन की तरफ से और एक ईरान की तरफ से। चीन की तरफ से तो ये है कि चीन जो है वो अभी अपने पीसफुल राइज जो है उसका, वो नहीं समझते कि वो उस पोजीशन में पहुंचे हैं अभी कि वो अमेरिका को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करें। अमेरिका ने उनको प्रोवोक करने के लिए क्या क्या नहीं किया वहाँ पे, यानी साउथ चाइना सी में बहरी बेड़ा तक ले आए, वियतनाम को कभी खड़ा किया, कभी फिलीपींस को खड़ा किया, और ताइवान उनके कांग्रेस का डेलीगेशन चला गया, लेकिन चीन ने प्रोवोक अभी तक नहीं हुआ, और वो ये समझते हैं कि उनके पास अभी ये वक्त नहीं आया कि वो बीच में चलें, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से अमेरिका को चैलेंज करेंगे, और उसको ज़्यादातर वो उसी रास्ते से करेंगे जिस रास्ते से अमेरिका कर रहा है, यानी इकोनॉमिक रास्ते से, यानी करेंसी यूएस डॉलर की मोनोपोली तोड़कर वो आएंगे। लेकिन अभी उनका ख्याल है कि अभी शायद हमारा उसके लिए पूरा क्रिटिकल मैस नहीं बना। वो ब्रिक्स के जरिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है, और रूस भी कोशिश कर रहा है, वही चीज़ कर रहा है। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो ब्रिक्स में तकरीबन इस पे इत्तेफाक राय हो गया था। उस वक्त इंडिया बैकआउट कर गया, क्योंकि मोदी साहब ने अमेरिका जाना था तो उन्होंने उसका कंसेंसस नहीं होने दिया। तो लेकिन ये अल्टीमेटली हो जाना है। दूसरा है ईरान। क्या ईरान ने अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट की है इन तमाम रिलेशनशिप्स में कि कोई उनके साथ खड़ा हो सके? देखिए ना आप, इस वक्त ईरान का कोई दोस्त नहीं है इस हद तक कि वो उसके साथ खड़ा हो, यानी उसके लिए, ईरान के लिए हमदर्दियां हैं सबकी। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस लहज पे कोई भी नहीं है कि वो कहे कि हाँ जी हम आपके साथ खड़ा होने को तैयार हैं।
अब ये देखें कि पाकिस्तान की भारत के साथ जो हाल ही में मई में जब हुई थी, तो चीन पाकिस्तान के साथ इनडायरेक्टली खड़ा हो गया ना। चीन का इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हो रहा था। चीनी कह सकते थे ना कि जी आप हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह अमेरिकी कहते होते हैं कि आप हमारा इक्विपमेंट ले लें लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे भारत के खिलाफ। चीनियों ने तो ये नहीं कहा, बल्कि उस वक्त के बाद से अब तक चीनी मुकम्मल जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीनियों को ये एहसास है कि पाकिस्तान आयरन ब्रदर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान को अब अपनी सिफारतकारी का थोड़ा सा फैलाव इस तरह करना चाहिए कि अगले जो ममालिक हैं वो इसके साथ खड़े होने को तैयार हों। ठीक है, उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो रेप्रोशमा किया है वो अच्छा किया है, लेकिन उसमें सऊदी अरब का ज़्यादा कमाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब के अलावा बाकी जो ममालिक हैं अरब के, उनको अब अंदाज़ा हो गया है कि असल थ्रेट हमारी ईरान नहीं है, असल थ्रेट तो इसराइल है। उसकी वजह यह है कि इसराइल जो है वो एक्सपेंशनिस्ट होता जा रहा है। आपको याद होगा कि ग्रेटर इसराइल की बड़ी बात की है उन्होंने, नेतन्याहू साहब ने। उसमें सऊदी टेरिटरी भी शामिल होती थी उसमें, और वो ये भी कहते थे कि असल तो जो हमारा लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, यूफ्रेटिस इराक से लेकर नाइल इजिप्ट तक वो सारा इलाका, फिर वो ये कहते थे कि हम यहाँ से गाजा से लोगों को उठा के और अरब दुनिया में जाके आबाद करेंगे। इन तमाम वजूहात से अरब दुनिया की जो कैसे ना कि ये ख्याल उसमें आया उनको कि भाई ये तो असल दुश्मन तो अब हमारा इसराइल बन गया है, ईरान तो नहीं है उस तरीके से। तो वो रिप्रोचमा तो हो गया, लेकिन ईरान ने क्या उसके लिए कोई मेहनत की है, कोई काविश की है उन्होंने, कोई इस किस्म की कोई, मुझे कम से कम उस तरह नजर नहीं आती है जिस तरीके से मैं समझता हूं कि ईरान को करनी चाहिए। उनकी सफारतकारी जो है उसमें उनको मजीद अब गुड़ डालना पड़ेगा ताकि ज्यादा मीठा हो, खुसूसन चीन के साथ। और चीन ने तो उनका रिप्रोचमा भी कराया सऊदी अरब के साथ, वही बीजिंग में हुआ। तो चीन के पास ये कुव्वत और इस्तेदाद भी है कि वो इनकी को मदद को आ सकता है अगर जरूरत पड़े तो। रूस नहीं आ सकता क्योंकि रूस इतना ज्यादा यूक्रेन में उलझा हुआ है, जहां पे पूरा यूरोप, चले 2 मुल्कों को 3 मुल्कों को छोड़कर पूरा यूरोप और अमेरिका सारे यूक्रेन के पीछे थे, लेकिन फिर भी वो मगलूब नहीं कर सके हैं रूस को। लेकिन रूस बहरहाल अब इस पोजीशन में नहीं है। वो तो सीरिया में अल-असद रजीम को भी नहीं बचा सका, हालांकि उसके वहां पे 2 अड्डे थे। तो इस वजह से रूस से शायद इतनी तवक्को ना की जा सकती हो, लेकिन ईरान को चीन के ऊपर मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। तो ये दोनों चीजें हैं कि दोनों एक दूसरे की जरूरत बने, तो ईरान के लिए अकेले खड़ा होना जो है ना इस वक्त वो शायद इतना मेरे ख्याल में आसान ना हो। जी सर, ये बहुत अहम पॉइंट है आपका कि जी ईरान के साथ, ईरान का दोस्त कोई नहीं है, सिंपथीज हैं। और वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द लॉजिक जो मुझे समझ आती है कि दे हैव बीन सपोर्टिंग देयर इन एक्सपोर्टिंग देयर आइडियोलॉजी सो मच कि उन्होंने तमाम मुसलमान अपने जो दोस्त हैं उन्हीं को ही अनॉयड किया हुआ है। वो अपनी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस उन्होंने, जो उनका बेसिकली एक डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था कि जी आप ईरान को, आप इजराइल को और अमेरिका को इंगेज रखो सीरिया में, इराक में, लेबनान में, हर जगह, यमन में, वो जब कोलैप्स कर गया तो वो अंदर आ गए। और फिर अब उनके पास दोस्त भी कोई नहीं है, और वो दोस्त इसलिए नहीं है कि बिकॉज दे वॉच एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, दे वॉच एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेंस, जिसको दोस्त जो है, दोस्त ममालिक भी परेशान होते हैं कि यार इन्होंने फॉर सपोर्टिंग द रेजिस्टेंस फोर्सेस दे इवन रिक्रूटेड पीपल फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज। सो ये जो चीज है इसको भी बहुत सारे लोग शायद इस चीज को दे हैव दैट ऑब्जेक्शन। सर, मूविंग ऑन टू द डिस्कशन, अगर मैं इसमें पाकिस्तान एंगल ले आऊं एयर मार्शल सईद अहमद खान साहब के पास, एंड देन हम ये जो गजा पीस प्लान पे अगला सवाल करूं मैं दोनों से। सर, फॉर एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ implications डू यू सी फॉर दिस कंटिन्यूड चैलेंज फॉर ईरान, कि एक तरफ उनकी रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, बाहर घर में ये इस तरह के मसले हैं, एंड वी डू सी दैट दिस विल नॉट स्टॉप, बिकॉज my understanding is that what was happening within Iran, this was Israel's war strategy. ये उनकी एक वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि अंदर उनके भी जाके मतलब उनको कमजोर करो, जैसे मसाजिद जलाई गई और इतना कुछ शहीद हुई, इतना कुछ हुआ,
नॉर्मली मुसलमान तो ऐसे नहीं करेगा कि वो जाके मस्जिद किसी भी फिका की हो, कोई भी हो, उसको शहीद तो नहीं करेगा। आप कैसे देखते हैं, हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं अगर ईरान जो है वो डिस्टेबलाइज होता है फर्दर? सेकेंडली, जो अरब वर्ल्ड ने तमाम ने अमेरिकन को कहा कि आप स्ट्राइक ना करें, अभी जो खबरें भी आई, अदरवाइज हमारा खित्ते के अंदर एक और हम सिचुएशन में चला जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर हमारे लिए क्या, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज है? सो फार सो तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इवन के वी कंडेम्ड द अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, नाम लेके किया, हालांकि उससे 2 हफ्ते पहले ही हमारी टॉप लीडरशिप वहां पे लंच करके आई व्हाइट हाउस में, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर हेडेड अप्रोच ली ऑन ईरान। जी एयर मार्शल साहब। मेरे ख्याल में आपने जो ये आपके आखिरी 2 सेंटेंसेस थे, दे आर द करेक्ट एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है ना? पाकिस्तान ने, आई मस्ट कमेंड माय आवर फॉरेन ऑफिस, जिसने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की है पिछले लेट्स से 5-6 महीनों के अंदर। देखिए, ईरान जो है इस इलाके का, जो जिस पे हम रहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और हम चाहें या ना चाहें, या अरब चाहें या ना चाहें, अमेरिकन चाहें या ना चाहें, उसका इस इलाके में एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स के साथ शायद ना हो, लेकिन वहां के अवाम के साथ बहुत है। बेशक सऊदी अरेबिया हो, बेशक सीरिया हो, बेशक इराक हो, बेशक यमन हो, बेशक अफगानिस्तान हो, बेशक पाकिस्तान हो, यहाँ की जो अवाम है वो बहुत बड़ी तादाद में ईरान के साथ अपने आप को अटैच करती है। और देखिए, ईरानियंस जो है ना, हमें उनके फलसफे को भी समझना चाहिए। वो जिस सेक्ट के अंदर बिलीव करते हैं कि वहां मजलूम की बहुत ज्यादा हैसियत है और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बहुत बड़ी अहमियत है। सो जो क्लर्जी है ईरान की, उसने इस चीज को अपने वोट बैंक के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने आप को मजलूम और दुश्मन को जालिम शो किया है। और इन द शिया सेक्ट इन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो मेरे ख्याल में ईरान की जो स्ट्रेंथ है, जो वो ड्रॉ करते हैं, वो गवर्नमेंट से नहीं करते, वो लोगों से करते हैं। सो मेरे नजदीक, आई मे बी रॉन्ग, आप लोग दोनों बेहतर समझते हैं, मेरे नजदीक ईरान वीक उस सेंस में नहीं हुआ जिस सेंस में अमेरिकन डिजायर करते हैं कि वो हो जाए। लेकिन आपने और सर एजाज ने बहुत सही तरीके से ये समझाया कि क्या कहते हैं कि ईरान का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो अपने नुकसान के ऊपर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाए, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तीसरा ये है कि मैं ये दुआ करता हूं कि ईरानियों को ये समझ में आ जाए कि उन्होंने जो पाकिस्तान और इंडिया में से जिसको दोस्त चुना था, वो एक्चुअली उनकी बहुत बड़ी गलती थी इस इलाके के अंदर। देखिए, ये तीसरी मर्तबा हुआ है इस अपराइजिंग में या इस कॉन्फ्लिक्ट, ये इस सारे झगड़े के अंदर, कि इंडिया ने ईरान को बैक स्टेप किया। पहले बैक स्टेप किया कि जब क्या कहते हैं, ये जो वॉकी टॉकी सेट्स की जो ब्लास्ट हुआ था, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन ईरान ने की तो पता चला कि द सप्लायर वाज एन इंडियन, और जो सारा कुछ था वो सिंगापुर में उनके वेयर हाउस के अंदर ये सारी यानी कि मॉडिफिकेशन हुई थी बिफोर सप्लाइंग इट टू हिजबुल्ला एंड टू हमास। ठीक है ना? सिमिलरली, जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अभी जून जुलाई में हुआ, उसके अंदर भी जब अंदर की खबरें आई तो पता चला कि इंडिया ने उनको बैक स्टेप किया। और अब जो है, अभी भी ये पता चल रहा है कि जो वो लोग थे जो मोसाद एजेंट्स थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की थी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एरिया में अगर एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हो सकती है तो वो ये है कि ईरान जो है वो हमें और इंडिया में इस चीज को हमें ये पहचाने कि उनका असली दोस्त कौन है। जिस तरह डॉक्टर साहब आपने खुद फरमाया, हर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान उनके साथ बहुत पॉजिटिवली खड़ा रहा है और दिखलाया है कि हम किस साइड के ऊपर हैं। और इसके लिए मैं अपने तमाम डिप्लोमेट्स को यानी कि खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, क्योंकि विदाउट देयर वोकल प्रेजेंस इन ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड ये पॉसिबल नहीं होना था। ठीक है ना? अगर ईरान स्टेबल रहता है तो ये इलाका भी प्राइमरीली स्टेबल रहेगा। जो हमारा कंसर्न आजकल है
अफगानिस्तान, उसको भी वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं कि वो इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान और वो मिलके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करे। अगर ईरान हमारा दोबारा हमारी और ईरान की दोस्ती वैसी ही हो जाती है जैसे हमेशा से रही है, तो मेरे ख्याल में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे बाय हैविंग आवर हाफ ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर्ड। जो बाकी हाफ है अफगानिस्तान का, उसको हम हैंडल कर सकते हैं और हम, मेरा ख्याल है, उसकी तरफ बढ़ भी रहे। जहां अगर हम एक लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड को देखते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, दे ऑल होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द मुस्लिम उम्मा, ठीक है ना। और अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जब मैंने 2 साल लगाए, क्या कहते हैं, सीरिया में, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जो पॉलिटिशियंस की और जो अवाम की थी, वो ये जान गई थी कि ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे इन द अर्ली 21st सेंचुरी, आप कहेंगे 2000 से लेके 2011-12 तक, जो शिया सुन्नी फसाद को मुस्लिम उम्मा के अंदर बढ़ाया गया था, इट वॉज नॉट समथिंग जेनेरिक, इट वॉज समथिंग विच वॉज फोर्स्ड अपॉन द मुस्लिम वर्ल्ड। पहले सैमुअल हंटिंगटन की पॉलिसी को मानते हुए वेस्ट ने, क्या कहते हैं, इस्लाम को एक दुश्मन करार दिया इंस्टेड ऑफ अ कंट्री, और फिर लेस्ली हेजल्टन की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत को यानी कि बढ़ावा दिया, और उसके लिए उन्होंने इराक और सीरिया को 2 कंट्रीज थी उनको चुना। और अगर आपने, आई एम श्योर कि आप दोनों ने वो किताब पढ़ी होगी जो लेस्ली हेजल्टन की है, आफ्टर द प्रॉफिट, उसमें वो बड़ी क्लियरली कहती है कि जी अगर आपने मुसलमानों को कमजोर करना है तो आप इनके दरमियान खवारिज जैसे लोग पैदा करें, ठीक है ना। और अगर हम उसके बाद की स्टोरीज देखते हैं 2001 के बाद, तो हम यही देखते हैं कि जी के मुस्लिम दुनिया के अंदर ये क्राइसिस पैदा किया गया। लेकिन अब लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूं एज एन ऑप्टिमिस्ट कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है, क्या कहते हैं, अब फिरका वारियत से आगे बढ़ेगी और एज एन उम्मा सोचना शुरू होगी। और ये सारे वाकयात है ना, वो हमें उसी तरफ अल्लाह ताला धकेल रहे कि जी हम यूनिटी की तरफ जाएं बजाय डिसयूनिटी इन द मुस्लिम उम्मा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ambassador आज़म चौरसब सर, अगर आप आखिर में इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस गजा पीस प्लान, पाकिस्तान को जो है वो लीडरशिप को इनविटेशन आया है कि वो बोर्ड पे आ जाएं और गजा के पीस प्लान बोर्ड पे आएं और आके अपना किरदार अदा करें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस के अभी कोई मैंडेट के हवाले से भी बात नहीं है। जो गजा वाले हैं वो कहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई ना कुछ होना चाहिए। जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद भी कुछ 450 बंदा उन्होंने जो है वो शहीद कर दिया इजरायलियों ने। तो ये किस तरह की सिचुएशन आप इसको देखते हैं? हमारी तो डिप्लोमेसी है कि हमें तो मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, हमारा तो रोल दुनिया में बढ़ रहा है, बल्कि इंडियन वजीर आजम को भी उन्होंने बुलाया है। कैसे देखते हैं सर आप इसको? जी बहुत शुक्रिया जी। मतलब पाकिस्तान तो फ़लस्तीन के साथ आज से नहीं 1947 से खड़ा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद कहा, और उस पॉलिसी को आज तक तब्दील नहीं किया गया, तो वो तब्दील तो बिल्कुल नहीं होगी। ये अभी जो 2 साल वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से बेईमाना अंदाज में गाज़ा में फ़लस्तीनियों को शहीद किया, उसके बाद सबकी ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि कम से कम ये जंग ज़रूर बंद हो। और पाकिस्तान उस में शरीक भी इसलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे अरब ममालिक भी उसमें शरीक हो रहे थे, और पाकिस्तान ने कहा कि मैं भी अपना किरदार अदा करूँ। बहुत अच्छा किया, हमारी सिफारतकारी उसमें लिहाज से ठीक रही। जंग बंद तो हो गई, ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी लोग उन्होंने कई सैकड़ों के हिसाब से लोग मार दिए, लेकिन वो जिस तरह का कत्लेआम हो रहा था 50-60 रोज हो रहे थे, वो नहीं था। तो पाकिस्तान ने वो सही किरदार अदा किया था। अब अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को दावत दी है तो पाकिस्तान को उसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से। उसकी वजह यह है कि आप के हमदर्दियाँ, फ़लस्तीन के साथ जो हमदर्दियाँ हैं, उस पर कोई दुनिया का मुल्क जो है वो शक नहीं करता।
गोया आप उस बोर्ड ऑफ पीस में बैठ के फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए बात करेंगे। अगर आप बाहर बैठ जाते हैं, लेट्स से आप नहीं जाते हैं, तो फिर आपकी कौन सुनेगा वहाँ पे? तो फ़लस्तीनियों के लिए एक आवाज़ हट जाएगी वहाँ से। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर उसमें तुर्की और मिस्र और दूसरे अरब ममालिक भी अगर उसमें आते हैं, तो इस तरह फ़लस्तीनियों के लिए एक आवाज़ उसके अंदर आएगी। फिर एक है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अभी बन रही है, और उसका बहुत अहम किरदार होगा, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, और हमास शायद उनको एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर देगा। और वो कैसे चलाएंगे, वो रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत सारे अभी सवालिया निशान मौजूद हैं। उसी तरह के सवालिया निशान जो है वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर भी हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि वो काम एग्जैक्टली क्या करेगी। क्या हमास जो है वो डिसआर्म हो जाएगी? क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस मुकम्मल तौर पर विदड्रॉ कर जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो जो आईएसएफ है ये एक तरफ हमास से लड़ती पाई जाए और दूसरी तरफ वो इसराइल से लड़ती पाई जाए? तो इस वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक ने उस पर अभी तक जो है रजामंदी नहीं जाहिर की। पाकिस्तान ने भी नहीं की। पाकिस्तान ने बाकायदा ये सवालात पूछे हैं, तो उधर भी मेरे ख्याल में अभी मामला वाज़ेह नहीं है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस अगर बन रहा है और क्लियरली वो बोर्ड ऑफ पीस इसराइल की तरफ झुकाव भी उसका होगा शायद, क्योंकि उसकी सदारत अमेरिका कर रहा है। अमेरिका आपको पता है इसराइल का बहुत गहरा दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान को उसमें होना चाहिए बस फ़लस्तीन की आवाज़ के तौर पर। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा तो मशवरा यही होगा सरकार को कि अगर आपको दावत आई है तो आप ज़रूर उसमें जाएं और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करें, अंदर बैठकर कोशिश करें कि उनकी कोई हक तलफी ना हो। जी। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आखिर में सर एयर मार्शल सईद खान साहब, ये जो पाकिस्तान को इनविटेशन आया है, और क्या हमारा रोल होना चाहिए इसमें? मैं सर एजाज से बिल्कुल फुली एग्री करता हूँ कि अगर हमें आया है तो हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो बोर्ड के बाकी मेंबर्स है ना, वो मुझे रेड फ्लैग दिखा रहे हैं। ठीक है ना, वो जेरेड कुशनर उस बोर्ड में क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, इट इज प्रीडोमिनेंटली एन अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीस हेडेड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना, ये उस तरह के बोर्ड ऑफ, जो अगर हमने उस इलाके के अंदर एक बोर्ड ऑफ पीस एक्चुअली बनाना हो तो हमें वो बंदे रखने चाहिए उसके अंदर, या उन कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होनी चाहिए जो उस इलाके के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं। ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली उस तरह का तो कोई बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा। सो मैं सर एजाज की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि शायद पाकिस्तान एक सेन वॉइस हो उन सारे लोगों में जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस को उस तरह बना रहे हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस अगर जेरेड कुशनर और ये लोग उसमें मौजूद है तो इसका मतलब है कि अमेरिकन जो हैं वो उस इलाके को बिल्कुल हर चीज से साफ करके, पैलेस्टीनियन से साफ करके, उधर कोई रिवेरा टाइप की चीज बनाना चाह रहे हैं, उधर कोई बिजनेस डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वहां कोई राइजेस बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, क्लब्स बनाएंगे। यही है ना तो और क्या वजह हो सकती है? अगर वो चीज हो, ठीक है ना, तो हमें पाकिस्तान को, मैं अभी भी कहूंगा कि ना, उनको बहुत सोच समझ के उस इलाके के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानीज जो हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज वेरी स्ट्रॉन्ग बैकर्स ऑफ जो भी मुसलमानों के, जो हमारे क्या कहते हैं, हम जिन चीजों के लिए मुस्लिम उम्मा खड़ी होती है, पाकिस्तान हमेशा उसका एक बहुत बड़ा वकील रहा है। और ये ना हो कि हम वहां जाके अपनी जो पोजीशन है मुस्लिम उम्मा में उसको लूज कर दें बाय डूइंग व्हाट द अमेरिकन्स वांट अस टू डू। तो जब अगर हम पाकिस्तान उस बोर्ड ऑफ पीस में लेता है हिस्सा, जो कि मैं फुली एग्री करता हूं कि हमें लेना चाहिए, तो हमें अमेरिकन को पहले से बता देना चाहिए कि हमारी ये रेड लाइंस है। हम कभी एंटी पैलेस्टीनियन पॉलिसी को नहीं करेंगे। हम जो जो टू स्टेट पॉलिसी है, जो हमारा और क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया का जॉइंट स्टांस है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम कभी भी क्या कहते हैं पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज को सेपरेटली डील नहीं करेंगे, बल्कि अगर इफ यू वांट अस टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेबलाइजेशन फोर्स,
तो हम दोनों को पीस के लिए बराबर डील करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम हमास को कंट्रोल करें तो हम इजराइल की एक्सेसेस को भी उधर कंट्रोल करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम इजराइल की एक्सेसेस को कंट्रोल करें तो यस, फिर ये हो सकता है, और आपको जो है ना हमें यहां हमारा साथ देना होगा। जिस तरह मैं देखता हूं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इस वक्त एक अपनी लेगेसी, बिकॉज ये उनका लास्ट टर्म है, ये आखिरी 3 साल उनके पास मौजूद है अपने लिए एक लेगेसी बनाने के लिए, ठीक है। सो वो ये चाहते हैं कि ही वांट्स टू बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज अ प्रेसिडेंट हु रियली मेड सम डिफरेंस एंड अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड। लेकिन वो इजरायली लॉबी से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सो उनके लिए भी एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। सो अगर पाकिस्तान अच्छे तरीके से उनके साथ बात करेगा सेंसिबली, जिस तरह हम पिछले 1 साल 2 साल से बात करते आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझेंगे कि पाकिस्तान की क्या लिमिटेशंस हैं, एंड इफ दे इनटू द बोर्ड ऑफ पीस, हमें जरूर जाना चाहिए और वहां मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू को वोकली डिफेंड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब, एयर मार्शल सईद खान साहब। आज की कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी इन टर्म्स ऑफ के पाकिस्तान जो है वो कैसे देखता है रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान के अंदर, और ईरान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को किस हवाले से उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन जब इस तरह की ईरान के अंदर पैदा होती है तो हमारे लिए क्या चैलेंजेस इमर्ज कर सकते हैं, और गज़ा पीस प्लान हवाले से पाकिस्तान को जो इनविटेशन आया प्रेसिडेंट ट्रंप के, उस हवाले से हमने बात की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर सर।